तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल मॉडर्निटी इन यूरोप। सी पॉलिटिकल मॉडर्निटी इन यूरोप टुक प्लेस इन टू फेजेस। फर्स्ट फेज हम देखेंगे कि जो 16th सेंचुरी में था उसमें क्या था, राइज ऑफ मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की का राइज हुआ, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि 18th सेंचुरी यूरोप में क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की को ओवरथ्रो किया गया और उसकी जगह क्या है, रिपब्लिकन सिस्टम या डेमोक्रेसी का राइज हुआ। ठीक है, तो मॉडर्निटी भी टू फेजेस में, पॉलिटिकल मॉडर्निटी इन यूरोप टुक प्लेस इन टू फेजेस। नाउ व्हाइल डीलिंग विद पॉलिटिकल मॉडर्निटी इन यूरोप वी विल ऑल्सो बी डीलिंग विद वेरियस पॉलिटिकल फिलोसफर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स। हम पढ़ेंगे होब्स के बारे में, मैकियावेली के बारे में, जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे हम, राइट। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रूसो के बारे में, ठीक, और आपका वोल्टेयर के बारे में, राइट, मोंटेस्क्यू के बारे में पढ़ेंगे, डिड्रोट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इन सब पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक। सी ये क्या है आपका, जो ये पॉलिटिकल थिंकर्स हैं एक फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिटिकल थिंकर्स अपने वेरियस पॉलिटिकल आइडियाज़ देंगे, ठीक है। कोई रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करेगा, कोई सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात करेगा, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करेगा, कोई लिबर्टी के बारे में बात करेगा। समवन विल बी टॉकिंग अबाउट नेचुरल एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। समवन विल बी टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ठीक। समवन विल बी टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, द कंसेप्ट ऑफ जनरल विल, ठीक। तो ये जो है थिंकर्स हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है। सी इसका वेरियस यूजेस ये है कि यही थिंकर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल सिस्टम वाले चैप्टर में, राइट। जब हम स्टेट की बारे में बात करेंगे, उसमें स्टेट का जो टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम में, तो स्टेट को हम जब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक उनके जो फाउंडेशनल थिंकर्स थे कि स्टेट के बारे में क्या बात करते हैं, लिबर्टी के बारे में क्या बात करते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में क्या बात करते हैं, फ्रीडम के बारे में क्या बात करते हैं, स्टेट को कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो ये क्या है, ये जो थिंकर्स थे फाउंडेशनल थिंकर्स थे। आप इवन जो लेटर थिंकर्स पढ़ेंगे, जो हमारी जो प्रोमिनेंट थिंकर्स है सोशियोलॉजी के, जो सिलेबस में दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो कार्ल मार्क्स, टैलकोट पार्सन्स, ठीक। टैलकोट पार्सन्स पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि थॉमस होब्स ने क्या बोला। तो जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो है फाउंडेशन और कंसेप्ट नहीं स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। सो ये थिंकर्स आए, इन्होंने कुछ बेसिक फाउंडेशनल आइडियाज़ दिए और इन्हीं आइडियाज़ पे डेवलप होंगे आपके सब्सिक्वेंट थिंकर्स लाइक कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर भी स्टेट के बारे में बात करेंगे, पावर के बारे में बात करेंगे। तो जब तक हम ये थिंकर्स नहीं पढ़ेंगे, हमारा जो है जो सब्सिक्वेंट थिंकर्स है उनको हम जस्टिफाई और प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि सम क्वेश्चंस वर बीइंग पुट फॉरवर्ड बाय वेरियस स्टूडेंट्स की हम इतना डीप में क्यों पढ़ रहे हैं, हमें रिनेसा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, हमें पॉलिटिकल मॉडर्निटी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज सिलेबस में तो मॉडर्निटी एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी वाला टॉपिक दिया हुआ है। सी ये जो सब टॉपिक्स हैं, दीज हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। 10 मार्कर 20 मार्कर आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल मॉडर्निटी इन यूरोप के बारे में बताइए, तो उसमें ये आपको ये सारे थिंकर्स कोट करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ ये पूछा गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्निटी इन यूरोप। तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, अनटिल एंड अनलेस आप ये बेसिक फाउंडेशनल थिंकर्स पढ़ेंगे, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल मॉडर्निटी के बारे में। राइट, तो पॉलिटिकल मॉडर्निटी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या था, इनलाइटनमेंट था। सी वन थिंग वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट रेनेसा एंड द फिलोसफी ऑफ साइंस। तो वो भी हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि आप रिलीजन और साइंस तभी पढ़ पाएंगे जब तक आप रेनेसा और साइंस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो आप उसको रिलीजन और साइंस को भी फुल जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे, रिलीजन और साइंस वाले टॉपिक को, राइट। तो पॉलिटिकल मॉडर्निटी टुक प्लेस इन द इनलाइटनमेंट फेज। सी ये जो है आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है बिटवीन रेनेसा एंड इनलाइटनमेंट। रेनेसा हमने देखा कि 13th थ्रू 16th सेंचुरी यूरोप में जो कंडीशंस थी उसको कंट्रीब्यूट किया रेनेसा ने, और इनलाइटनमेंट हम देखेंगे कि 17th, 18th और 19th सेंचुरी यूरोप के बारे में हम पढ़ेंगे, इनलाइटनमेंट के बारे में।
सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, द रेनेसा एंड इनलाइटनमेंट? सी, जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो आई वुड एडवाइज यू कि आप इनको एक ही साथ लेके चलें, कि डिफरेंशिएट ना करें रेनेसा और इनलाइटनमेंट के बीच में। अगर इनलाइटनमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो यू शुड स्टार्ट विद रिनेसेंस, ठीक है। रिनेसेंस का फोकस क्या था? सी, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और साइंस था। इनलाइटनमेंट का फोकस क्या होगा? पॉलिटिकल मॉडर्निटी, पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में बात करेगा इनलाइटनमेंट बात करेगा इकोनॉमिक मॉडर्निटी के बारे में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात करेगा, राइट। तो ये एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है, लेकिन अगर इनलाइटनमेंट पे क्वेश्चन आता है देन यू शुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द रेनेसेंस ऑल्सो, क्योंकि रेनेसा क्या है, सेकंड डिफरेंस क्या था रेनेसा और इनलाइटनमेंट के बीच में? सी, जब रेनेसा था उसका क्या है, इतना डीप पेनिट्रेशन और वाइड स्प्रेड नहीं था मासेस के बीच में, लेकिन बाय द टाइम हम आएंगे 16th, 17th और 18th सेंचुरी यूरोप में, हम देखेंगे कि ये जो इनलाइटनमेंट है ये पेनिट्रेट कर गया था मासेस के बीच में, ठीक है। इसका ज़्यादा स्प्रेड और होल्ड था अमंग द मासेस। रेनेसा तो क्या था, लिमिटेड था, राइट। बट इफ अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, तो आप क्या है, इस पूरे को एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखने के लिए यू शुड इनकॉर्पोरेट ऑल दीज डायमेंशंस। आप चर्च के बारे में भी बात करेंगे, आप स्टेट के बारे में भी बात करेंगे, यू विल टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ फिलोसफी ऑफ साइंस, उसने कैसे क्रिटिक किया आपका चर्च को, ठीक है। आप बात करेंगे पॉलिटिकल मॉडर्निटी के बारे में, क्योंकि दीज थिंकर्स विल ऑल्सो बी क्रिटिसाइजिंग द चर्च और द मैनर इन विच स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक। आप इकोनॉमिक मॉडर्निटी के बारे में भी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल मॉडर्निटी से। सी, पॉलिटिकल मॉडर्निटी क्या है? इट रिप्रेजेंटेड अ मॉडर्निटी इज चेंज, राइट, ठीक। अब चेंज पढ़ने के लिए क्या है, जिन थिंकर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या था? रिनेसेंस, ठीक है, इनलाइटनमेंट आ चुका था ये, ठीक। तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और डाउट था, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड रीजन, now since these political philosophers or political scientists were also inspired by Renaissance and Enlightenment, ठीक है, they started asking questions, like कि एक कम्युनिटी है, ठीक है, दिस इज द स्टेट, हम बोल सकते हैं स्टेट इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल्स हैं और मासेस हैं, जो इस पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो पार्ट है, ये जो इंडिविजुअल्स और मासेस हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाए? पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गवर्नेंस और मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द मासेस दैट आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक। तो इन्होंने क्वेश्चन किया, सबसे पहले वेरियस क्वेश्चंस इन्होंने किए। हाउ शुड द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ मैन बी मैनेज्ड, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, राइट, ठीक है। What is an ideal state? आइडियल स्टेट क्या होगी जो इन पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगी? ये स्टेट कैसी होनी चाहिए, ठीक है, इसका स्टेट का क्या नेचर होना चाहिए, ठीक है, किस टाइप की स्टेट होनी चाहिए? मोनार्की होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, टोटलिटेरियनिज्म होना चाहिए, ऑटोक्रेसी होनी चाहिए, किस टाइप की स्टेट होनी चाहिए, राइट। ये क्वेश्चंस वो पूछने लगे, ठीक है। नेचर कैसा होना चाहिए, या स्टेट की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, ठीक है, क्या रोल होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दीज
political philosophers guided by the spirit of inquiry, doubt, reason, and in the backdrop or background of Renaissance, they started asking these questions. ठीक, what is the relation between state and individuals? इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए स्टेट और इंडिविजुअल्स के बीच में? ठीक है, डू सिटीजन्स और इंडिविजुअल्स, डू सब्जेक्ट्स, सिटीजन्स और इंडिविजुअल्स have the right to replace और ओवरथ्रो द स्टेट? क्या वो स्टेट को ओवरथ्रो कर सकते हैं? ठीक है, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे स्टार्टेड आस्किंग. ठीक, रिलेशन बिटवीन स्टेट और इंडिविजुअल मतलब पावर इक्वेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में जो पावर का बैलेंस है, वेदर इट विल बी टुवर्ड द स्टेट, दैट इज स्ट्रॉन्ग स्टेट होनी चाहिए, या ये जो पावर का बैलेंस है इंडिविजुअल्स और उनके राइट्स पे फोकस किया जाना चाहिए कि पावर जो है इट शुड बी, ये जो पावर फलक्रम है ये टिल्टेड होना चाहिए टुवर्ड्स इंडिविजुअल. दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे स्टार्टेड आस्किंग, राइट. साथ साथ उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि नेचुरल राइट्स, डू इंडिविजुअल्स हैव नेचुरल और फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स? तो जो वो इस टाइप के क्वेश्चंस दे स्टार्टेड आस्किंग. ठीक है, उन्होंने एनालाइज किया अपनी वेरियस क्या इन क्वेश्चंस को क्या उन्होंने आंसर किया. ठीक है, थियरीज दी इन्होंने. इसमें हम पढ़ेंगे वेरियस पॉलिटिकल आइडियाज, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पॉपुलर सॉवरेनिटी. तो ये थ्योरीज के बाद इन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज दिए. ठीक, नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ 2 centuries, 16th and 17th और 18th centuries, ये जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं ये क्या होंगे? स्प्रेड होंगे अमंग द मासेस. These political ideas they spread among the masses, right? ठीक है, these ideas were discussed. For example, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या है कि जब ये जो आइडियाज है दे स्प्रेड अमंग द मासेस ड्यू टू इनलाइटनमेंट. इट वाज द ईरा ऑफ इनलाइटनमेंट एंड दीज आइडियाज वर डिस्कस्ड. ठीक है, दीज आइडियाज वर डिस्कस्ड. ठीक है, इन पब्लिक प्लेसेस में ये आइडियाज डिस्कस होने लगे, राइट. तो वहां पे हम देखेंगे कि कॉफी हाउसेस, सलोन्स और वेरियस एकेडमिक सर्कल्स में दीज आइडियाज वर कंटिन्यूअसली डिस्कस्ड. ठीक है, तो इन्होंने क्या है, ये जो आइडियाज जब स्प्रेड हुए मासेस के बीच में तो दीज आइडियाज लेड टू द पॉलिटिकल इनलाइटनमेंट और द पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ द मासेस. ठीक है, मासेस ने ये रियलाइज किया कि जिस हिसाब से जो स्टेट को ऑर्गेनाइज किया गया और जो हमारी जो पॉलिटिकल स्टेट है और जिस हिसाब में से जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है सोसाइटी में, दैट इज अनफेयर एंड अनजस्ट. तो हमें क्या है, वी शुड ओवरथ्रो दिस स्टेट. इस स्टेट को ओवरथ्रो कर देना चाहिए एंड वी शुड एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट. ठीक है, तो ये जो है इसी की फाउंडेशन है कि when these ideas spread among the masses, it led to French Revolution in France and American independence in United States, right? सब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल मॉडर्निटी के फर्स्ट फेज के बारे में, फेज 1. इसका हम बात करेंगे रफली 16th सेंचुरी
यूरोप के बारे में बात करेंगे जब हम फेज 1 की बात करते हैं। सी कंडीशंस क्या थी इस टाइम पे? इस टाइम पे कंडीशंस क्या थी कि मॉडर्निटी का राइज यहाँ पे क्या हुआ, इसमें यहाँ पे पॉलिटिकल मॉडर्निटी का कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो हम स्टेट को कंटेक्चुअल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। सी यहाँ पे क्या था कि जो मोनार्क था और जो किंग था, ठीक है, मोनार्क और किंग was sandwiched, he was sandwiched between church at the top, right, and feudal lords at the bottom, ठीक। आज के टाइम पे हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ से आती है आपकी कंटेम्परेरी इंडिया की बात करते हैं कि पंचायती राज इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि जब सेंटर टॉप पे होगा और पावर्स अगर डिवॉल्व हो जाएंगी स्टेट आपकी लोकल गवर्नमेंट्स पे, पंचायती राज पे, तो हम या ना तो यहाँ के रहेंगे ना हम वहाँ के रहेंगे, ठीक है। ऊपर से सेंटर क्या है, उसके पास आपके यूनियन लिस्ट के वेरियस सब्जेक्ट्स हैं और हमें क्या अपनी पावर डिवॉल्व करनी पड़ेगी, स्टेट सब्जेक्ट्स को हमें डिवॉल्व करना पड़ेगा फॉर द पंचायती राज। तो वी विल बी सैंडविच्ड बिटवीन सेंटर एट द टॉप एंड द लोकल गवर्नमेंट्स एट द बॉटम। तो हमारी जो पावर क्या है डिमिनिश हो जाएगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सिंस पंचायती राज इज ए स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स है इट वेरीज अक्रॉस द स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में क्या है, फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक केरला, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट सिस्टम है और काफ़ी रेजिलियंट और स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव पंचायती राज सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया टू डिवॉल्व दीज पावर्स टू द पंचायती राज, ठीक। लेकिन बाकी स्टेट्स में क्या है, जहाँ पे एंट्रेंस्ड इंटरेस्ट है, जहाँ पे वो पावर क्या है डिवॉल्व नहीं करना चाहते, दे वांट टू कीप मैक्सिमम ऑफ द सब्जेक्ट्स, फंक्शंस, फंड्स और फंक्शनरीज की बात करते हैं, दे वांट टू कीप इट टू देमसेल्व्स, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या था, किसी मोनार्क होगा, राइट, और वेरियस एरियाज में फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, ठीक है। दिस इज द मोनार्क एंड दीज आर वेरियस फ्यूडल लॉर्ड्स। तो हमने जब देखा, जब हम डार्क एजेस की बात कर रहे थे, और यहां पे हम देखेंगे कि मोनार्क की जो पावर थी वो लिमिटेड थी, लिमिटेड पावर, ठीक है। तो इनकी पावर लिमिटेड क्यों थी? बिकॉज मोनार्क वाज लिमिटेड बाय फ्यूडल लॉर्ड्स एट द बॉटम। ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करेंगे, अपनी ऑटोनॉमी को असर्ट करने की कोशिश करेंगे, असर्ट देयर ऑटोनॉमी, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूल, ठीक है। तो जो पावर जो होगी मोनार्क के पास इतनी होगी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है। फ्यूडल लॉर्ड्स भी पावरफुल होंगे। जब फ्यूडल लॉर्ड्स पावरफुल होंगे तो वो मोनार्क की ज्यादा सुनेंगे नहीं, ठीक है। दे वांट टू बी ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट, दे वांट टू बी अ सोवरेन इन देयर ओन टेरिटरी, राइट। तो यहां से क्या है, लॉर्ड्स रजिस्ट करेंगे मोनार्क को, ठीक। हर एक लॉर्ड एक टेरिटरी कंट्रोल करेगा, उसमें वो अपनी इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी और सोवरेन वहां पे पूरा टोटल कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, राइट, ठीक है। तो यहां से कहीं ना कहीं मोनार्क की पावर क्या होगी, लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। मोनार्क इतना पावरफुल नहीं होगा, किंग इतना पावरफुल नहीं होगा, ठीक। ऊपर से चर्च क्या है, चर्च भी कंट्रोल कर रहा है मोनार्की को, ठीक है, कंट्रोल करता है मोनार्की को, इंटरफेयर करता था चर्च डे टू डे मैटर्स में। जब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट, राइट, द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, इट इज बिल्ड ऑन दिस फाउंडेशन कि चर्च जो था वो खाली रिलीजियस अफेयर्स में लिमिटेड नहीं था, इट वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ मैन, ठीक है। वो स्टेट को कंट्रोल करके रखता था, वो मोनार्क और किंग को कंट्रोल करके रखता था, ठीक है। वो अपनी जो एजेंडा है और अपनी पॉलिसीज पुश करता था और वही जो है किंग को इम्प्लीमेंट करनी पड़ती थी,
ठीक है, तो यहाँ से भी लिमिटेड है पावर किंग की और नीचे से भी लिमिटेड है, तो किंग वाज नॉट दैट पावरफुल। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप हुई आपकी 16th सेंचुरी और सब्सिक्वेंट यूरोप में कि जो है ना राइज ऑफ मोनार्की टुक प्लेस, राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसमें एक फैक्टर हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की के पीछे क्या है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ठीक, सी 1618 से 1648 देयर वाज 30 इयर्स सिविल वॉर। सिविल वॉर चल रही थी, वेरियस फैक्शंस बटे हुए थे यूरोप में। ठीक है, वेरियस फ्यूडल लॉर्ड्स थे, पेपेसी थी, रूल ऑफ द पॉप, ठीक है, मोनार्क था, वेरियस किंग्स थे, और वेरियस जो स्टेट्स थी वो आपस में फाइट कर रही थी फॉर द डोमिनेंस और सुप्रीमेसी। सो देयर वाज सिविल वॉर, डिफरेंट फैक्शंस वर कंपीटिंग अमंग्स ईच अदर फॉर स्नैचिंग पावर, राइट, टू कंट्रोल पावर इन एन एब्सोल्यूट मैनर। यहां पे हम देखेंगे चर्च भी अपना एजेंडा पुश कर रहा था। ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स और आपका जो कैथलिक्स है उनके बीच में भी फाइट चल रही थी। कुछ स्टेट्स हैं जो प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रही थी, कुछ स्टेट्स हैं जो कैथलिक्स को सपोर्ट कर रही थी। तो ये क्या वेरियस सिविल वॉर थी। तो आपका जो यूरोप में क्या था, इट वाज अ पीरियड ऑफ वॉर और इंस्टेबिलिटी, राइट। तो उसके बाद क्या है, पीस कंक्लूड हुआ आफ्टर 30 ईयर्स, और उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। यहां से क्या हुआ, नेशन स्टेट्स का राइज हुआ। और इसने नेशन स्टेट्स ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया एब्सोल्यूट मोनार्की में। मतलब जो पावर है सारी की सारी किंग के पास चली गई, फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर डिक्रीज हो गई। ठीक है, चर्च की पावर जो है, चर्च इतना वो पावरफुल नहीं रहा एज कंपेयर टू द मोनार्क। तो मोनार्क क्या है, पूरी स्टेट को कंट्रोल करने लगा। ठीक है, और ये कुछ ना कुछ जो वहां के मासेस हैं, दे ऑल्सो वांटेड अ स्ट्रॉन्ग मोनार्की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोनार्की होगी तो मासेस को ये लगा कि स्ट्रॉन्ग मोनार्की होगी तो ये स्ट्रॉन्ग मोनार्की है, स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी, इसका मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, पावर कंसंट्रेटेड होगी मोनार्क में और किंग में, तो स्ट्रॉन्ग स्टेट आएगी। तो ये जो वॉर्स वगैरह चल रही हैं, ठीक है, ये जो इंटरनल हमारी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वॉर्स चल रही हैं, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ क्या है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें जो वायलेंस आ रहा है, तो उससे क्या है, ट्रेड भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा, राइट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे क्या है, वेरियस डेथ्स होंगी, ये जो वार्स होंगी उसमें। ठीक है, प्लस जब वॉर होगी तो स्टेट को रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ट्रेजरी बिल्कुल ड्रेन हो जाएगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे फेमाइन्स भी आ जाएगा, राइट। तो मासेस वांटेड अ स्ट्रॉन्ग मोनार्की, स्ट्रॉन्ग स्टेट रहेगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग स्टेट रहेगी तो पीस, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ और स्टेबिलिटी इंश्योर करेगी एक पावरफुल मोनार्क। ठीक है, अगर ये हो गया तो आपकी इकोनॉमिक लाइफ भी प्रॉस्पर करेगी, राइट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज लिंक्ड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, तो जब तक आपका क्या है, ट्रेड, एग्रीकल्चर फ्लोरिश नहीं करेगा, बिकॉज वहां पे मेन पर्पस क्या होगा मैन का, टू सेव हिज और हर लाइफ। ठीक है, तो दे वांटेड अ स्ट्रॉन्ग मोनार्की। तो यहाँ पे क्या हो, नेशन स्टेट्स का राइज होगा। ठीक है, नेशन स्टेट्स मतलब जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स है आपकी, राइट, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, और आपका वेरियस टाइप ऑफ स्टेट्स लाइक इटली, ठीक, और आपका एक फाउंडेशन रखी जाएगी। बाद में हम देखेंगे सर्बिया राइज हुआ, जहाँ पे क्या है, सर्ब्स रहते थे, राइट, ऐसे ही स्लोवाकिया। तो वेरियस काइंड ऑफ नेशन स्टेट्स क्या है, आपका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा इस पीरियड के बाद। ठीक है, तो नेशन स्टेट्स मतलब दीज नेशन स्टेट्स वर कंट्रोल्ड बाय एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रांस में जो एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क आएंगे, लुई 14,
साथ साथ हम देखेंगे कि इंग्लैंड में आप देखोगे कि एलिजाबेथ वन का रूल एस्टेब्लिश होगा, तो उनको लगा अगर स्ट्रॉन्ग मोनार्की होगी तो हमारी लाइफ ज़्यादा पीसफुल होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोनार्क क्या है, ये जो सिविल वॉर चल रही है, ठीक है, ये जो कंपटीशन चल रहा है पावर के लिए, वो रुक जाएगा जब पावर एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में चली जाएगी, तो इट विल मिनिमाइज दिस कन्फ्लिक्ट फॉर पावर। ठीक, अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग एब्सोल्यूट मोनार्की का राइज हुआ, एब्सोल्यूट मोनार्की का राइज हुआ, तो दिस मोनार्की स्टार्टेड सपोर्टिंग द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। ठीक, इसको बोलते हैं हम मर्केंटलिस्ट क्लास, और यहां से क्या है, ट्रेड डेवलप होगा। मर्केंटलिस्ट क्लास और मर्केंटलिज्म जिसे बोलते हैं, क्योंकि वंस पीस इज एस्टेब्लिश्ड, वंस सिक्योरिटी ऑफ लाइफ इज एस्टेब्लिश्ड, वंस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज एस्टेब्लिश्ड, तो स्टेट भी क्या चाहिए, मोनार्क भी क्या चाहेगा कि हमारी ट्रेजरी बढ़े। ट्रेजरी कहाँ से बढ़ेगा, जब हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। इकोनॉमी कहाँ से बढ़ेगी, जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसका सब्सिक्वेंट क्या होगा, ट्रेड्स और मर्चेंट्स आएंगे। ठीक है, जो ट्रेड करेंगे तो वहाँ से क्या आएगा, कस्टम्स। ठीक है, कस्टम्स ड्यूटी आएगी, टोल्स कलेक्ट करेगी स्टेट, तो वहाँ से स्टेट की ट्रेजरी भी बढ़ेगी, स्टेट की पावर भी बढ़ेगी। तो स्टेट और मोनार्की स्टार्टेड सपोर्टिंग ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। ठीक है, मर्केंटलिस्ट क्लास का राइज होगा, मर्केंटलिज्म डेवलप होगा इस टाइम पे। ठीक, तो जैसे ही मर्केंटलिज्म डेवलप होगा, हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट, सपोर्टेड बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ठीक, वेरियस उनको चार्टर्स दिए जाते थे, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। चार्टर इज मतलब वी आर गिविंग यू अ सर्टेन मैंडेट, हम मोनोपोली दे रहे हैं कि यू आर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटेन दैट विल रूल विद द ईस्ट, आपकी मोनोपोली है, राइट। और इनको क्या है, वेरियस काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स भी दिए जाते थे, सोल्जर्स दिए जाते थे। तो ये क्या है, जो वेरियस नेशन स्टेट्स जो होंगी कंट्रोल्ड बाय एब्सोल्यूट मोनार्क, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग दिस ट्रेड और मर्केंटलिस्ट क्लास। तो मर्केंटलिज्म का राइज होगा इस टाइम पे। ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे हम देखते हैं जो डच है उन्होंने भी अपनी कंपनी, जो डच इंडिया कंपनी थी, राइट, ऐसी फ्रेंच ने भी बाद में अपनी एक काइंड ऑफ कंपनी एस्टेब्लिश की टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो ये क्या है, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग दीज मर्चेंट्स। ठीक, बिकॉज ये जो मर्चेंट्स हैं, ये मर्केंटलिज्म क्या होगा, इट लेड टू कॉलोनियलिज्म। ठीक है, क्यों, जब यहां पे नेशन स्टेट्स का राइज हुआ, ठीक है, नेशनलिज्म, जो सिमिलर कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो सिमिलर इथनिसिटी के लोग हैं, जिसको नेशन बनाते हैं, हम नेशन की टेक्निकल डेफिनेशन हम पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ेंगे, पर नेशन इज साइकोलॉजिकल कल्चरल कंसेप्ट है, जहाँ पे सेम इथनिसिटी के लोग, सेम आइडेंटिटी के लोग, जिनका कॉमन कल्चर है, वो उनको बाउंड करता है कॉमन कल्चर, और उनमें क्या एक यूनिटी लेके आता है। सो दीज पीपल, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स मतलब जिसमें क्या होगी, जिसकी टेरिटरी होगी, जहाँ पे ये इसकी टेरिटरी होगी स्टेट की, राइट, और ये स्टेट क्या होगी, सॉवरिन होगी। ठीक, इंटरनल मैटर्स में स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर होगी, जहां पे चर्च का इंटरफेरेंस और बाकी इंटरफेरेंस रेजिस्ट होगी, इसलिए हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। इंटरनल सॉवरिनिटी होगी टोटल, और एक्सटर्नल सॉवरिनिटी होगी कि बाहर की स्टेट्स के साथ क्या रिलेशन डेवलप करने हैं, वो मोनार्क का क्या है, डोमेन होगी, मोनार्क का प्रेरोगेटिव होगी, उसमें बाकी लोग जो इंटरफेयर नहीं कर सकते। इससे पहले क्या था, चर्च इंटरफेयर कर रहा था, चर्च भी ये गाइड कर रहा था किस स्टेट के साथ कैसे रिलेशंस होनी चाहिए, बिकॉज चर्च क्लेम्ड काइंड ऑफ यूनिवर्सल डोमिनेंस, कि स्टेट्स तो लिमिटेड है एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, लेकिन चर्च क्या है, इट इज यूनिवर्सल, बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज यूनिवर्सल, और हमारा जो रूल है वो क्या होगा, यूनिवर्सल होगा अक्रॉस द एंटायर अर्थ। तो ऑल जो स्टेट्स है शुड बी बाउंड बाय आवर डिक्टेट। ठीक, तो ये जो नेशन स्टेट्स हैं, ये सपोर्ट करने लगी इनको, मर्केंटलिस्ट क्लास को। और यहाँ पे जो वो था उनका आपका जो स्लोगन और मैंडेट था, दैट इज गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। ठीक, गॉड मतलब मिशनरीज लेके जाएंगे,
और दीज मिशनरीज विल प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी अक्रॉस दीज न्यू पीपल्स। ये जो न्यू पीपल इनकाउंटर करेंगे, न्यू स्टेट्स, आपका न्यू सिविलाइजेशन इनकाउंटर करेंगे, जहां पे वो अपना कंट्रोल सेटअप करेंगे, वहां पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे। ग्लोरी, सिंस दीज नेशन स्टेट्स क्या थे, उसमें सिमिलर इथनिसिटी के पीपल थे, ठीक है, जैसे सर्बिया, वो बाद में आएगा, सर्ब्स बाद में आपका राइज होगा, सर्बिया का फॉर्मेशन बाद में अराउंड इन आपका 1920 सेंचुरी में। पर देवर यहाँ पे क्या है, दीज नेशन स्टेट्स और उसके पीपल दे स्टार्टेड कंसिडरिंग देमसेल्व्स एज सुप्रीम, हम इस स्टेट के पार्ट हैं एंड विल बी रूलिंग द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हो गया ना, ग्लोरी की बात हुई, नेशनलिज्म की बात हुई, ये जो नेशनलिज्म की बात हुई, ये जो ग्लोरी की बात हुई, इट सपोर्टेड कॉलोनियलिज्म एज वेल, बिकॉज वी आर ए सुपीरियर पीपल, सोशल डार्विनिज्म, वी आर ए सुपीरियर रेस, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वी हैव एवरी राइट टू कॉलोनाइज अदर कल्चर्स, टू कॉलोनाइज अदर सिविलाइजेशंस, राइट। गोल्ड ट्रेड होगा तो गोल्ड फ्लो करेगा, राइट, एक्सचेंज होगा तो आर्टिकल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो आपकी कमोडिटी जो एक्सचेंज की कमोडिटी की गोल्ड, ठीक है, नए रिसोर्सेज लाए जाएंगे। सो दिस वाज देयर मेन मोटो, कॉलोनियलिज्म स्टार्टेड डेवलपिंग। एंड ये जो मोनार्की है, मोनार्की ने क्या सपोर्ट किया, मर्केंट्स को, मर्केंटलिज्म को, और ये जो आपने देखा कि पैट्रोनाइज करते हैं वेरियस वॉयेजेस, डिस्कवरीज, ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज इसी टाइम पे हुई थी। हम बात करते हैं कोलंबस की, वास्को डिगामा की, ठीक है, मार्को पोलो के एडवेंचर्स की। तो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स क्या थे, देवर एंटरप्रेन्योर्स ऑफ दोज टाइम्स, बिकॉज ये जो सी वॉइसेज होती है, सी डिस्कवरीज होती थी, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, रिस्क ऑफ पायरेट्स, ठीक है, रिस्क ऑफ इनकाउंटरिंग अदर सेट ऑफ पीपल, ठीक है, जिससे आपको थ्रेट आ सकता है, वायलेंस आ सकता है, रिस्क ऑफ अगर दूसरी स्टेट टेरिटरी में जाएंगे तो डिफरेंट आपका स्टेट होगी और वहाँ से भी थ्रेट राइज होगा कि वो डिफरेंट फॉरेन पीपल्स को देखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं एक थ्रेट ऑफ लाइफ भी रहेगा। साथ साथ जो वॉयजेस थी, जो डिस्कवरीज थी, उस टाइम पे क्या है, वर्ल्ड मैप जनरेट नहीं हुआ था, कौन सी कंट्री कहाँ लाई करती है वो नहीं पता था। तो यहाँ पे जब शिप सेलिंग होगी, स्टॉर्म्स आएंगे ओशियंस में, राइट, थ्रेट ऑफ लाइफ होगा, तो दे वर एक्सट्रीमली एंटरप्रेन्योर्स, दे वर रिस्क टेकिंग इन नेचर, ठीक है। तो स्टेट स्टार्टेड सपोर्टिंग, जैसे स्पेन ने सपोर्ट किया किसको, स्पेन ने सपोर्ट किया आपका वास्को डे गामा को, तभी तो डिस्कवरी हुई इंडिया की, राइट। सॉरी, पोर्टुगल ने सपोर्ट किया वास्को डे गामा को। तो ऐसे ही स्पेन ने भी सपोर्ट किया, ठीक, कोलंबस आए, उन्होंने डिस्कवर किया अमेरिका को। तो इसकी वजह से क्या है, कॉलोनियलिज्म डेवलप हुआ और दीज ट्रेडर्स और मर्चेंट सब्सिक्वेंटली दे बिकेम कैपिटलिस्ट। हम बात करेंगे 18th सेंचुरीज में यही क्लास कैपिटलिस्ट क्लास बन गई, ठीक, बिकॉज दे वर रिस्क टेकिंग, दे वर एंटरप्रेन्योरियल इन नेचर। तो वही बात बाद में कैपिटलिस्ट क्लास बन गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्केंटलिज्म एंड कैपिटलिज्म। सी, मर्केंटलिज्म में क्या है, मर्केंटलिज्म में जो मेन फोकस जो था वो था ट्रेड करने का, ठीक है, कॉन्स्पिक्वस, और आपके जो क्या कह सकते हैं आप कि जो हैवीली एक्सपेंसिव आइटम्स थे उनको ट्रेड करने का फोकस था, राइट। तो आपका लिमिटेड था, ट्रेड लिमिटेड था, उतना डेवलप्ड नहीं था। प्लस यहाँ पे प्रोडक्शन कौन करते थे उस टाइम पे, उस टाइम पे प्रोडक्शन भी लिमिटेड थी, हैंडीक्राफ्ट्समैन, आर्टिजन्स प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, हैंडमेड प्रोडक्शन होता था, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम था, ठीक। अब जैसे कैपिटलिज्म का राइज होगा, कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म का बैकग्राउंड तो मर्केंटलिज्म ने लाई किया, लेकिन डिफरेंस ये है कि कैपिटलिज्म में मास प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो आपकी जो गुड्स हैं, सिंस मास प्रोडक्शन होगा और फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन होगा, वहां पे क्या है, हैंडमेड गुड्स थे, हैंडीक्राफ्ट्समैन, आर्टिजन्स थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मशीन बेस्ड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, राइट।
ठीक है, फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन होगा, जहां पे प्रोडक्शन जो है एक फैक्ट्री में कंसंट्रेटेड थे सारे वर्कर्स, जबकि यहाँ पे डिस्पर्स्ड था प्रोडक्शन, ठीक है, और लिमिटेड था, बिकॉज हैंडमेड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, हमेशा वहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्शन ही होगा। फैक्ट्री में तो वन आफ्टर अनदर आप क्या मल्टीपल प्रोडक्ट्स यू कैन प्रोड्यूस, राइट, मास प्रोडक्शन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड मर्केंटलिज्म। तो ये जो कॉलोनियलिज्म एस्टेब्लिश हुआ मर्केंटलिज्म के साथ और राइज ऑफ नेशन स्टेट्स के साथ और एब्सोल्यूट मोनार्की के साथ, ठीक, इसको कंसोलिडेट किया आपने कहा कैपिटलिज्म ने, और स्ट्रेंथन किया कैपिटलिज्म ने, क्योंकि ये जो मास प्रोडक्शन हो रहा था इसके लिए आपको चाहिए मार्केट, ठीक, और इंटरनल मार्केट तो कहीं ना कहीं लिमिटेड होगा यूरोप का, तो एक्सटर्नल मार्केट ढूंढने के लिए क्या है, ये जो कॉलोनियलिज्म, ये जो कॉलोनी सेटअप की गई थी, ठीक है, मर्केंटाइलिस्ट स्पेस में, उन्हीं का फर्दर एक्सप्लॉयटेशन टू द हाईएस्ट लेवल होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक ऐसा पैटर्न होगा कि वहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करो इन कॉलोनीज से, और ये कॉलोनीज जब जाएंगी इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में, वहाँ से मास प्रोडक्शन होगा, और वापस से ही ये जो प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, इसका मार्केट क्या है, ये कॉलोनीज ही होंगी। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है और स्ट्रेंथन कर दिया और कंसोलिडेट कर दिया और स्ट्रेंथन कर दिया आपका कॉलोनियलिज्म को कैपिटलिज्म ने। तो ये था आपका फर्स्ट फेज ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्निटी। व्हाई एम आई सेइंग दिस इज पॉलिटिकल मॉडर्निटी? बिकॉज यहां पे क्या है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और जो पेपेसी है, ठीक है, उसकी पावर डिक्रीज होगी और एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की की फाउंडेशन ले डाउन की जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट चेंज तो आपका यही होगा, राइट। सेकेंड फेज हम देखेंगे, पहले हम पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ेंगे, उनके आइडियाज को देखेंगे, जब ये स्प्रेड करेंगे तो सेकेंड फेज का राइज होगा, डेमोक्रेसी का राइज होगा, राइट। तो मोनार्की विल बी रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेसी इन द सेकेंड फेज ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्निटी। तो कल्मिनेशन जो होगा पॉलिटिकल मॉडर्निटी का, दैट विल बी विद द एडवेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, विद द ऑनसेट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 एंड अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। तो जहां पे डेमोक्रेसी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, रूल ऑफ लॉ आएगा, इक्वालिटी आएगा, दैट विल बी दैट विल द सेकेंड फेज ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्निटी, और कल्मिनेशन होगा, ठीक। अब हम देखते हैं आपके जो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर पढ़ेंगे, दैट विल बी मैकियावेली, राइट। मैकियावेली को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि मैकियावेली और उसकी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो आइडियाज़ है मैकियावेली के, आप उनको क्या है वेरियस आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, कि ये आपकी इनोवेटिवनेस पे डिपेंड करता है, आपकी इनिशिएटिव पे डिपेंड करता है कि आप मैकियावेली को वेरियस जो आंसर्स है और उस कंटेक्स्ट में कैसे फिट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक। एक तो हमने देख लिया कि सबसे पहले तो हम इसी के बारे में, स्टेट के बारे में बात कर सकते हैं, स्टेट पे क्वेश्चन आएगा, देन यू कैन इंक्लूड द आइडियाज ऑफ मैकियावेली एज वेल। साथ साथ जो मैकियावेली है उसको हम यहाँ पे, जो पॉलिटिकल मॉडर्निटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी आप मैकियावेली के आइडियाज़ को एक ब्रीफ शॉर्ट पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम मैकियावेली देखेंगे। कोई भी पॉलिटिकल थिंकर होता है, अगर आप उसके आइडियाज़ को लिखने से पहले ये कोट करते हैं कि कौन सी बुक्स उसने लिखी है, तो वो एक एडिड डायमेंशंस और आपका एक क्या है आंसर्स को थोड़ा क्या है और ऑर्डिनेट बनाता है, ठीक है, और आपका क्या है अट्रैक्टिव आंसर्स बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैकियावेली ही रॉट 2 बुक्स। सबसे प्रोमिनेंट बुक है वो थी द प्रिंस, सेकेंड बुक थी उसकी डिस्कोर्सेस, ठीक। द प्रिंस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ मैकियावेली, ठीक। मैकियावेली का टाइम पीरियड रफली आपका लेट 15th सेंचुरी और अर्ली 16th सेंचुरी, ठीक है। तो कंटेक्स्ट क्या रहा, जिस कंटेक्स्ट में जो कोई भी जो है थिंकर लिखता है उसके आइडियाज़ कहाँ से शेप होते हैं, उसके आइडियाज़ उसके कंटेक्स्ट से शेप होते हैं, राइट, ठीक है। उसका जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट रहा होगा, ठीक, रिलीजियस कंटेक्स्ट होगा, वही उसका वर्ल्ड व्यू बनाता है और वहीं से उसके पॉलिटिकल आइडियाज़ निकलते हैं। तो जो उसका कंटेक्स्ट है वही क्या है, उसी का रिएक्शन जो होता है कंटेक्स्ट का, ठीक है, या तो कंटेक्स्ट की तरफ रिएक्ट करेगा या सॉल्यूशंस देगा कि दिस इज नॉट राइट और दिस इज अनफेयर और अनजस्ट, और या फिर उस कंटेक्स्ट को सपोर्ट करेगा, ठीक। तो
तो इसका कंटेक्स्ट क्या था मैकियावेली का? बैकड्रॉप क्या था? रिनेसांस, द एज ऑफ रीजन। ठीक, तो ये जो रेनेसेंस है इसने कहीं ना कहीं मैकियावेली को भी इम्पैक्ट किया, और ये दिखता है उसके वर्क्स में। ठीक है, उसके जो पॉलिटिकल आइडियाज है उसमें दिखता है ना। मैकियावेली का सबसे इंपॉर्टेंट क्या था फंक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट उसने क्या आइडिया दिया? ही सेड कि ही लेड अ फाउंडेशंस ऑफ अ सेक्युलर स्टेट, राइट। सेक्युलर स्टेट की फाउंडेशंस उसके वर्क्स में दिखती है। उसने डायरेक्ट कहीं ये मेंशन नहीं किया, पर उससे हम क्या कंक्लूजन्स और उसके जो आइडिया से कंक्लूजन निकालते हैं कि ही लेड द फाउंडेशंस ऑफ ए सेक्युलर स्टेट। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ही सेपरेटेड, ठीक है, वो बोलता है ही सेपरेटेड ethics from politics। ठीक है, तो यहां पे इथिक्स क्या होंगे लोगों के? इथिक्स विल जनरली बी ड्रिवन बाय क्रिश्चियन वैल्यूज। ठीक है, क्रिश्चियन वैल्यूज। क्रिश्चियन वैल्यूज और क्रिश्चियन मोरालिटी। तो उसने क्या है, पॉलिटिक्स को सेपरेट किया इथिक्स से। ठीक है, तो जैसे ही ये जो इथिकल वैल्यूज थी और ये मोरालिटी थी, दीज आर ड्रिवन, ये कहां से? उस टाइम पे जो वहां का जो डोमिनेटिंग रिलीजन था, चर्च जो प्रोपगेट कर रहा था, क्रिश्चियनिटी, वही लोगों का एक मोरालिटी फ्रेमवर्क दे रहा था। तो वो उसने क्या है, उसको सेपरेट करने की कोशिश की। तो जैसे रिलीजन सेपरेट होगा स्टेट से, तो ये क्या बन जाएगी आपकी एक सेक्युलर स्टेट की फाउंडेशंस। ठीक, और इसने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, जो कि चर्च को स्टेट से सेपरेट होना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि जो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज द सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम स्टेट। जो चर्च है इट विल ओनली डील विद, शुड ओनली डील विद रिलीजियस अफेयर्स, इट शुड नॉट इंटरवीन इन पॉलिटिक्स। तो चर्च को इंटरवीन नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स में। दैट इज द वर्क ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। ठीक है, वो जो है किंग देखेगा, मोनार्क देखेगा पॉलिटिकल अफेयर्स को। दैट इज नॉट द, दैट शुड नॉट बी द रोल ऑफ द चर्च, राइट। तो ये क्या है, एक ये फाउंडेशंस भी है कि सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम स्टेट। तो आपका जो है यही कंसेप्ट वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है ना। ठीक है, चर्च इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट में, राइट। तो उसने ऐसा क्यों बोला? ही सेड कि ये जो इथिक्स हैं, आपके जो प्राइवेट इथिक्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल इथिक्स, और यू कुड से पब्लिक इथिक्स। ठीक है, पब्लिक और पॉलिटिकल इथिक्स, दीज आर डिफरेंट, दीज आर टू डिफरेंट स्फेयर्स। और ऐसा नहीं है कि दे क्या कि ये दोनों की दोनों सिंक में रहें, इनके बीच में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस भी हो सकती हैं। These could be diametrically opposite to each other। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं इसको मैं जस्टिफाई करने का। ठीक है, क्रिश्चियनिटी बात करता है वर्च्यू के बारे में, इथिक्स बात करता है वर्च्यू के बारे में। ठीक है, इथिक्स बात करता है बीइंग नाइस और बीइंग मॉरल, राइट। जबकि मैकियावेली क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स हैज नथिंग टू डू विद वर्च्यू, पॉलिटिक्स हैज नथिंग टू डू विद वर्च्यू। ठीक है, और जो पॉलिटिकल इथिक्स और पॉलिटिकल वर्च्यू का, दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मोरालिटी और इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और फ्रॉम द वर्च्यूज। ठीक है, तो बीइंग वर्चुअस इज नॉट पॉलिटिकल, इज नॉट बीइंग पॉलिटिकल अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। ठीक है, तो मैकियावेली बोलते हैं कि यहां पे उन्होंने क्या बोला, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सबसे पहले हम देखते हैं।
ह्यूमन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ह्यूमन नेचर। ठीक, सिंस ये जो इंडिविजुअल्स हैं इसी को क्या है पॉलिटिकल अफेयर्स गवर्न करने, इन्हीं को मैनेज करना है स्टेट ने, तो जिस टाइप का ह्यूमन नेचर होगा, जैसा इनका इंडिविजुअल्स का नेचर होगा, उसी टाइप की स्टेट होनी चाहिए उनको मैनेज करने के लिए, राइट। तो ह्यूमन नेचर्स हैं, तो जैसा ह्यूमन का नेचर होगा उसी टाइप के क्या है पॉलिटिकल अफेयर्स होने चाहिए, ठीक है, उसी टाइप की स्टेट होनी चाहिए और उसी टाइप की स्टेट उसको कंट्रोल करनी चाहिए करेगी। तो अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर है उसका अलग अलग कंसेप्शन है ह्यूमन नेचर का। कोई ह्यूमन नेचर को अच्छा बताता है, कोई बुरा बताता है। अगर ह्यूमन नेचर को कोई बुरा बता रहा है, सेल्फिश बता रहा है, तो क्या है स्टेट भी वैसी आएगी उस ह्यूमन नेचर को मैनेज करने के लिए, उसके जो पॉलिटिकल अफेयर्स को गवर्न करने के लिए। कोई अच्छा बता रहा है तो स्टेट का करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल चेंज हो जाएगा, स्टेट का नेचर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो जैसा ह्यूमन नेचर होगा तो उसको गवर्न और उसके पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए वैसा ही क्या होना चाहिए, स्टेट होनी चाहिए। तो डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स का क्या है, डिफरेंट कंसेप्शन है ह्यूमन नेचर का, तो इसलिए क्या है वो डिफरेंट टाइप और स्टेट का आइडिया पुट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो होब्स और मैकियावेली का जो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर वो सेल्फिश है, तो स्टेट डिफरेंट काइंड की होगी। स्टेट क्या होगी, टोटलिटेरियन और एब्सोल्यूट स्टेट होगी, जिसमें पावर ज्यादा होगी, उनको कंट्रोल कर सके सेल्फिश मैन को। लॉक बोलता है कि ह्यूमन नेचर क्या है, सेल्फिश तो है लेकिन सिंपैथेटिक भी है, ठीक है, दूसरों के बारे में भी सोचता है। तो वहां पे जो स्टेट होगी बिल्कुल डिफरेंट होगी उस टाइप के मैन को मैनेज करने के लिए, उसका पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करने के लिए। तो मैकियावेली क्या बोलता है कि ह्यूमन नेचर कैसा है, इसी पे उसका क्या है ये पॉलिटिकल थ्योरी टिकी हुई है। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश, ह्यूमंस आर सेल्फिश, ठीक है, ह्यूमंस आर इगोइस्टिक, ठीक है। ह्यूमंस में बोलता है जब ग्रीड की बात आती है तो वो मोरालिटी को भी साइड में रख देते हैं। दे हैव नो मोरालिटी, दे आर ओनली ड्रिवन बाय ग्रीड, दे आर सेल्फिश, इगोइस्टिक, दे आर सेल्फ सेंटर्ड और दे आर ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो दे आर क्लेवर, क्या मैन क्या क्लेवर है, कनिंग है, ठीक है। तो ये क्या है मैकियावेली बोलता है, राइट। साथ साथ ये बोलता है कि मैन कावर्ड भी है, वो जेलस भी है, एक दूसरे से जेलसी से ड्रिवन है। तो बड़ा ही उसने क्या है एक पेसिमिस्टिक व्यू दिया ह्यूमन नेचर का। ठीक है, तो सिंस ह्यूमन नेचर ऐसा है तो इसको गवर्न करने के लिए जो है मोनार्क है वो भी क्या है इतना ही टेढ़ा मोनार्क होना चाहिए, ठीक है। मोनार्क भी क्लेवर और कनिंग होना चाहिए, तभी ऐसे ह्यूमंस को मैनेज कर पाएगा और तभी एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का, ठीक है। तो प्रिंस में उसका एम क्या था, उसका पॉलिटिकल एम क्या था मैकियावेली का, उसका एम था कि ऐसे आइडियाज दे जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का फाउंडेशन ले डाउन की जाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टेट विच इज अफेक्टिव स्टेट, ठीक है। यही स्टेट क्या है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएगी, स्ट्रॉन्ग स्टेट ही। और एक जो राजा है, एक जो मोनार्क है, मोनार्क ड्रिवन बाय मोनार्क विच इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कैन ओनली एस्टेब्लिश अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राइट। तो ये क्या बोलता है, किसी मैकियावेली का बैकग्राउंड क्या था कि उस टाइम पे क्या था आपका जो इटली था वो यूनिफाइड नहीं था, देयर वाज नो यूनिफिकेशन ऑफ इटली।
जो इटालियन यूनिफिकेशन टुक प्लेस लेटर, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं उस टाइम पे क्या है, इटली क्या है, फ्रेगमेंटेड था और डिवाइडेड था इनटू वेरियस स्टेट्स। ठीक है, कुछ स्टेट्स में क्या थी, पेपेसी थी, रूल ऑफ चर्च था, रूल ऑफ पोप था, कुछ स्टेट्स में मोनार्की थी, कुछ स्टेट्स में रिपब्लिक था। तो होच पोच हो रखा था, कोई भी इनके बीच में इंटीग्रेशन नहीं था। ठीक है, जो इटालियन यूनिफिकेशन नहीं हुआ तो कोई नेशनलिज्म का और कंसेप्ट नहीं था। तो मैकियावेली वांटेड टू ले डाउन द फाउंडेशंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। ठीक है, और ही वांटेड टू, वो क्या है, वो तो कहीं ना कहीं उसने यूनिफाई किया इटली को भी। उसके पीछे इटालियन यूनिफिकेशन के एक जो प्रोमिनेंट फैक्टर है वो मैकियावेली का वर्क्स भी है, बिकॉज मैकियावेली वाज बेसिकली अ नेशनलिस्ट और पैट्रियोटिक था। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये चाहता था कि इटली के जो फ्रेगमेंटेड है, डिवाइडेड है, वेरियस पॉलिटिकल पावर जो फ्रेगमेंटेड है, वेरियस स्टेट्स में डिवाइडेड है, उनका यूनिफिकेशन। ठीक है, ही वाज अ स्टॉन्च नेशनलिस्ट और अ स्टॉन्च पैट्रियट, राइट। तो वो उसके वर्क्स में भी दिखता है, ही वांटेड टू एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। ठीक है, तो उसका एम क्या था, सी वाज अ डिप्लोमेट। और इस टाइम पे इटली यूनिफाइड नहीं था। ठीक है, प्लस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, एक के बाद दूसरी जो है आपका पॉलिटिकल फैमिलीज रूल कर रही थी। ठीक है, तो कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। तो ही वांटेड टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज वेल एज यूनिफिकेशन और अ स्ट्रॉन्ग इटली, राइट। तो उसने क्या है, डिप्लोमेट था, तो उसने क्या है, वेरियस स्टेट्स कैसे फंक्शन करती है, राइट, वेरियस स्टेट्स कैसे गवर्न होती है, वो सारा उसने क्या है रियल लाइफ में देखा। तो इसने, इसकी जो थियरी ये थी कि रियलिज्म पे बेस्ड थी, ये जो वेरियस स्टेट्स को इसने अपने एक्सपीरियंस से देखा, तो उसके बेसिस पे उसने ये थियरी कंस्ट्रक्ट करी अपनी बुक द प्रिंस में कि आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, राजा की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, स्टेट की और मोनार्क की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे वो क्या बोलता है। सो देयर इज अ सेंस ऑफ रियलिज्म इन हिज वर्क्स। ठीक है, उसका क्या आर्म चेयर नहीं था कि बैठे बैठे किताब लिख दी, ठीक है, वो दिखे उसके, ऐसा नहीं था। ही वॉज अ रियलिस्ट। ठीक है, तो जो रियलिस्ट है वो क्या है, एम्पिरिसिज्म और ऑब्जर्वेशन पे बात करेगा। ठीक है, वो क्या है, प्रैक्टिकल आइडियाज के बारे में बात करेगा। ठीक है, प्रैग्मेटिक आइडियाज के बारे में बात करेगा। ठीक है, वो क्या है, आइडियल कंसेप्ट्स नहीं देगा। आइडियल कंसेप्ट्स छोड़ो, आइडियल कंसेप्ट्स खाली यूटोपियन स्टेट की बात करते हैं, ऐसे कोई स्टेट सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या बोला कि ही वाज, उसको क्या बोलते हैं कि ही हैज अ साइंटिफिक थिंकिंग। तो इसका बैकड्रॉप कहीं ना कहीं रिनेसांस से भी इन्फ्लुएंस्ड है। फॉर इंस्टेंस जो करंट फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है एस जंकर, ही वाज द फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, तो बीइंग अ डिप्लोमेट ही हैड एक्सपोजर टू द वर्किंग ऑफ वेरियस स्टेट्स, हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क। ठीक है, तो वो जो है, जो प्रैक्टिकलिटी है वो उनकी जो है आज आप देखते हैं फॉरेन पॉलिसी अप्रोच में भी रिफ्लेक्ट होती है। आज हम बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट 2.0। नॉन अलाइनमेंट जो 1.0 थी उसको बोलते हैं वो आइडियलिस्टिक थी। ठीक है, लेकिन ये क्या, प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है। तो उसकी फॉरेन पॉलिसी में भी जो है, जो हमारा एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, वो दिखता भी है, वो क्या है, रियलिज्म को क्या है उसमें पुश भी कर रहे हैं। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को दिखा भी रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस मैनेज होने चाहिए। जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट शुड बी प्रैग्मेटिक एंड रियल। ठीक है, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन आइडियल कंसेप्ट्स और आइडियलिज्म और यूटोपियनिज्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा नॉन अलाइनमेंट 1.0 में था। तो सिमिलरली इसके काम में दिखता है कि ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रिनेसा से रिफ्लेक्टेड है, और जब ये दिखेगा तो ये क्या, इट इज अ पॉलिटिकल मॉडर्निटी, राइट। सी मैकियावेली बोलता है कि पॉलिटिक्स नाइस पीपल के लिए नहीं है, सॉफ्ट पीपल के लिए नहीं है। पॉलिटिक्स क्या है, हार्ड विल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पीपल के लिए ही पॉलिटिक्स है, राइट। तो वो सबसे पहले क्या बोलता है, उसके प्रोमिनेंट आइडियाज क्या रहे हैं। ठीक है, एनीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स, एनीथिंग
इज फेयर इन पॉलिटिक्स, ठीक है। साम दाम दंड भेद सब आपका जस्टिफाइड है, एज लॉन्ग एज योर एंड्स आर मेट, आप अपने रिजल्ट को अचीव कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है। कोई भी मीन्स अपनाओ, कोई भी तरीका अपनाओ, गुड बैड, ठीक है, फेयर अनफेयर, जस्ट अनजस्ट, एज लॉन्ग एज आप क्या है अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं पॉलिटिक्स में वेरियस स्ट्रेटेजीज और का यूज करके, टैक्टिक्स का यूज करके, देन इट्स गुड, राइट, ठीक है। सेकंड, तो यहां पे आ गया ना आपका प्रैक्टिकलिटी की बात, ठीक है। इथिक्स की बात नहीं कर रहा है वो ये नहीं कर रहा है कि मोटिव क्या होना चाहिए आपका पॉलिटिक्स में, अच्छे आदमी होने चाहिए, बीइंग नाइस, नो। वो बोलता है कि इफ यू आर बीइंग टू नाइस पीपल विल स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, ठीक है। पब्लिक क्या है, विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, ठीक है। और जो पीपल इन योर पॉलिटिकल सर्कल्स विल स्टार्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट यू बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम यू आर नाइव, यू आर बीइंग सॉफ्ट, राइट। तो वो ये बोलता है कि इसीलिए वो बोलता है कि यही रियलिज्म है पॉलिटिक्स में, यही उसका रियलिज्म दिखता है उसके जो वर्क्स में, राइट। और क्या बोलता है वो, सी ही सेज कि जो आपका पॉलिटिक्स है, जो किंग है, किंग शुड बी अ लायन एज वेल एज अ फॉक्स, दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए किंग में। फॉक्स क्या होता है, क्लेवर और कनिंग होता है। तो सिमिलरली किंग को भी क्लेवर और कनिंग होना चाहिए, क्योंकि वो ही शुड बी एबल टू एंटिसिपेट कि कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज तो हैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और प्लस एक तो कॉन्स्पिरेसीज को टू निप द कॉन्स्पिरेसीज इन द बर्ड, ठीक है, उसको क्लेवर और कनिंग होना चाहिए, वो एंटिसिपेट कर पाए, बिकॉज जो कॉन्स्पिरेटर है वो भी क्लेवर और कनिंग है। इफ यू आर बीइंग नाइस, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट वैसा नहीं होगा कि यू विल बी एबल टू एंटिसिपेट, यू विल बी एबल टू स्टूप डाउन टू देयर लेवल, ठीक है। तो उसको एंटिसिपेट करने के लिए आपका ये जो किंग है ये स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। किंग आपका जो है क्लेवर होना चाहिए, ठीक। दूसरा वो बोलता है कि आपका एनिमी कोई है आपसे भी स्ट्रांग स्टेट है, आपका जो एनिमी है वो आपसे भी स्ट्रांग है, तो यू कैन नॉट डिफीट दिस एनिमी, ठीक है। तो उसको कैन नॉट डिफीट दिस एनिमी इन अ मिलिट्रिस्टिक काइंड ऑफ मैनर, ठीक है। उसको फोर्स से नहीं आप हरा सकते, तो आपको क्या है, फोकस होना चाहिए, यूज योर माइंड, यूज योर क्लेवरनेस, यू शुड बी कनिंग, ठीक है। डिप्लोमेसी की बात करते हैं हम, जब डिप्लोमेसी अलायंसेज ऐसे बनाओ, ठीक है, ऐसे आप क्या है स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स बनाओ कि यू शुड बी एबल टू डिफीट दिस स्ट्रॉन्ग स्टेट, ठीक। लायन क्यों बोलता है, लायन इसलिए बोलता है वो कि जो वीकर स्टेट्स हैं उनको तो आप क्या है बाय फोर्स कॉन्कर कर सकते हो, तो यू शुड अपीयर लाइक ए लायन, यू शुड बी एग्रेसिव, ठीक है। यहां पे क्या है, यू शुड बी टैक्टिकल, यू शुड बी मैनिपुलेटिव, तो दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए किंग में अकॉर्डिंग टू हिम, राइट। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा वो ये बोलता है पीपल शुड फियर यू, पीपल शुड फियर यू, ठीक है। वो बोलता है कि पीपल शुड फियर द किंग और द मोनार्क, ठीक है, बिकॉज फियर वो बोलेगा तभी पीपल रिस्पेक्ट डेवलप करेंगे। वो बोलता है कि लव जो है, द लव ऑफ द पीपल, वो क्या है, दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर चूज करना पड़े कि लव और फियर में से, तो फियर चूज करूंगा, आई विल चूज फियर, ठीक है। एंड पीपल, ठीक है, और जो पीपल है, लव हेट उसने ज्यादा मैटर नहीं किया, हेट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लव इज डिजायरेबल, हेट नहीं होनी चाहिए।
इतनी हेट ना हो, इंस्टेड फियर, रिस्पेक्ट, ठीक है, लोग आपके खिलाफ रिवोल्ट ना कर पाए, रिबेलियन ना कर पाए, आपको ओवरथ्रो ना कर पाए, ठीक। और अपीयरेंसेस मैटर, राजा को ऐसा अपीयर होना चाहिए कि ही इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड, ठीक है, टॉलरेट, ही वॉन्ट टू टॉलरेट एनी मिस्चीवियसनेस, ठीक है, तो ये होना चाहिए। फोर्थ उसने बोला कि एलिमिनेट योर एनिमीज, एलिमिनेट योर एनिमीज एंड मेक देम एन एग्जाम्पल, ठीक है। जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज हैच कर सकते हैं, जो आपकी इंटरनल एनिमीज हैं, उनको आप धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर दो, राइट, ठीक है। आपका जो जितने भी होने चाहिए, जो नियर बाई जो सर्कल होना चाहिए, वो दे शुड बी योर स्टॉन्च लॉयलिस्ट, स्टॉन्च सपोर्टर्स, ताकि ऐसा ना हो कि इंटरनल आपको इंटरनल चैलेंज ही मिल जाए, ठीक है, इंटरनल चैलेंज अराइज हो जाए, आपको गद्दी से डीथ्रोन कर दिया जाए। जैसे आप मैकियावेली ऐसे क्यों बोल रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्टेट की फाउंडेशन ले डाउन करना चाहता था। अकॉर्डिंग टू हिम स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्टेट, ठीक है, इज अ प्रोस्परस स्टेज, इज अ पीसफुल स्टेट, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो ये जितनी भी जो इंटरनल राइवलरीज, एक्सटर्नल राइवलरीज, जो जितनी अपोजिशन है किंग को, वो सारी खत्म कर देनी चाहिए, ठीक है। उनको एक क्या है एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए, ताकि आगे, ठीक है, दे शुड बी पब्लिकली हैंग्ड, बर्न्ड, ठीक है, एक्सट्रीम क्रूएलिटी शुड बी शोन बाय द किंग एंड दे शुड बी मेड एन एग्जाम्पल, कि और कोई ऐसा करने की क्या है हिम्मत ना करे, राइट। फिर वो बोलता है ऑलवेज सपोर्ट अ वीक स्टेट इन कन्फ्लिक्ट। ऐसे क्यों बोला उसने? सीईओ बोल रहा है अगर दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई होती है, दो स्टेट्स के बीच में वार छिड़ती है, राइवलरी है, तो जो एस्ट्यूट मोनार्क है, क्लेवर मोनार्क है, ठीक है, स्ट्रेटेजिस्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोनार्क है, उसको क्या है हमेशा वीक स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग स्टेट। ऐसा क्यों बोला? सी इसमें आप क्या है दो सिनारियोज इमेजिन करो। अगर स्ट्रॉन्ग स्टेट जो स्ट्रॉन्ग स्टेट है वो जीत जाती है, और ये जो है राजा और जो मोनार्क है उस स्टेट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसका एलाई है स्ट्रॉन्ग स्टेट का, अगर वो जीत जाती है तो सबसे पहले वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फर्स्ट पॉइंट। तो उससे क्या है आपकी एग्जिस्टेंस भी थ्रेट में आ जाएगी, राइट। दूसरा, वो जीतती है तो पॉइंट ये उठाया जाएगा कि सिंस दैट स्टेट वाज स्ट्रॉन्ग इन इटसेल्फ, तो आपका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारी विनिंग में, ठीक। अब वो बोलता है कि वाई यू शुड सपोर्ट अ वीक स्टेट। सी वो बोलता है अगर वीक स्टेट जीतती है तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप एक तो स्ट्रॉन्ग स्टेट को एलिमिनेट कर रहे हो, आप कंपटीशन तो एलिमिनेट ही कर रहे हो, प्लस क्या है अगर स्ट्रॉन्ग वीक स्टेट जीत जाती है तो क्या है वो क्या होगी, लॉयलिटी आप अर्न कर लोगे उस स्टेट की, उस एम्परर की, बिकॉज दैट एम्परर विल ऑलवेज बी इंफीरियर टू यू इन टर्म्स ऑफ पावर, बिकॉज दैट इज अ कंपैरेटिवली वीकर स्टेट, राइट। तो क्या है आप एलाई भी बना रहे हो और क्या है एक स्टॉन्च लॉयलिस्ट भी बना रहे हो, ठीक। दूसरा, अगर इवन वो वीक स्टेट हार भी जाती है तो आप क्या है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि सिंस दैट स्टेट वाज वीक, ठीक है, तो वो क्या है दैट ड्यू टू इट्स इंट्रिंसिक प्रॉब्लम्स, इट्स इंटरनल वीकनेस, दैट वो क्या है बैटल जीत नहीं पाई, तो इसलिए वो बोलता है, ठीक है। इतने प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक आइडियाज उसने दिए हैं, ठीक है। कभी कभी मैकियावेली को कंपेयर किया जाता है चाणक्य से। चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र लिखी, राइट, तो उसको कंपेयर किया जाता है चाणक्य से। तो मैकियावेली ऐसा क्यों लिख रहा है, ठीक है, बिकॉज उसका एम क्या था, वांटेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, ठीक है।
प्रिंस कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टेट कैसे बनेगी, दैट वाज हिज मेन एम, बिकॉज स्ट्रॉन्ग स्टेट से प्रोस्पेरिटी, पीस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, राइट। सेकंड, वो ये भी बताते कि क्या स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स क्या बनानी चाहिए राजा को, ठीक है। तीसरा, या इसको बोलते हैं षड्यंत्र, मैकिनेशंस भी बोल सकते हैं। तीसरा वो बोलता है कि एक बार आपने क्या है, नई स्टेट है आपकी और आपने क्या है अपनी रूल सेटअप कर दिया, अब इंटरनल आपका बहुत सारा क्या है चैलेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल एनिमीज, इंटरनल एनिमीज जो भी अपनी गद्दी के लिए क्लेम करेंगे, हमेशा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चलती ही रहेगी, तो यू शुड एलिमिनेट योर एनिमीज। तो इसने ये भी बोला कि ये जो स्टेट है, न्यू स्टेट को, इसको कंसोलिडेट कैसे करना है, ठीक है, इसको स्ट्रेंथन कैसे करना है, राइट। तो ये सारी चीजें उसने बोली, इसलिए वो बोलता है कि साम दाम दंड भेद, पॉलिटिक्स हैज नथिंग टू डू विद एथिक्स, बीइंग नाइस you won't be able to make a good politician if you are being good or if you are being nice, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक, ये सारा हो गया। एक चीज और बोलता है कि जब हम बोलते हैं कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, तो इसने बोला कि टेरर और वायलेंस is an effective tool for the monarch, ठीक है। तो आपने क्या है, दूसरी स्टेट को डिस्प्लेस कर दिया, यू फाउंडेड योर न्यू रूल, नाउ यू वांटेड टू कंसोलिडेट योर रूल, या फिर लोग आपको चैलेंज करने लग गया है। तो उसने बोला कि वन टाइम वायलेंस, ठीक है, और समटाइम्स वायलेंस क्या है, एक टूल है स्टेट के पास। वायलेंस से क्या है, जो है वो फियर क्रिएट करेगी लोगों के बीच में, स्टेट की ये सब्जेक्ट्स के बीच में फियर क्रिएट करेगी, और ताकि जो लोग हैं, लोग अपना रिबेलियन ना कर सके, ठीक है, लोग रिवोल्ट ना कर सके स्टेट के खिलाफ, बिकॉज ये जो रिवोल्ट है ये भी तो आपकी क्या है, फाउंडेशंस गिरा देगा उसकी स्टेट की। तो ये बोलता है कि पहले तो ऐसा करेगा राजा, उसके बाद क्या है, ये करने के बाद, टेरर करने के बाद, वो क्या मैनियक नहीं होना चाहिए राजा, हमेशा क्या है बैलेंस चलना चाहिए उसको, ठीक है। उसको पता है अगर मैं वायलेंस अगर रिपीटेडली यूज करूंगा तो लोग तो डेफिनेटली रिवोल्ट करेंगे, रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा फैल जाएगी, बिकॉज पीपल विल नो कि आवर लाइफ इज ऑलरेडी इन डेंजर बिकॉज द किंग इज यूजिंग द वायलेंस रिपीटेडली। तो वायलेंस क्या अपनी इफेक्टिवनेस लूज कर देगा। तो वो इसलिए बोलता है कि मेजर्ड वे में वायलेंस यूज करना चाहिए राजा को, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज सब्जर्विएंट, नथिंग इज इथिकल, राइट। हमारा मेन क्या है, एंड्स, बिकॉज वायलेंस इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू एस्टेब्लिश पीस। अगर वायलेंस नहीं होगा तो पीस भी नहीं होगा इस पर मैकियावेली। तो वो बोलता है कि रिपीटेडली यूज नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट बी अ मैनियक, ठीक है। तो यही वो एस्टेब्लिश करता है कि मोनार्क और डिक्टेटर के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मोनार्क मैडमैन नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी अ मैनियक जो अपने विम्स और फैंसीज पे वायलेंस का यूज करे, नो, ठीक है। जैसे ही वायलेंस का यूज किया तो उसको कंसेशंस भी देने चाहिए लोगों को, ठीक है। उस लोगों को ये भी लगे कि राजा उदार भी है, ठीक, कंसेशंस दे, ग्रेनरीज, जैसे इन द टाइम्स ऑफ फैमाइंस ग्रेनरी बफर बनाए, ठीक है, बफर बनाए फैमाइंस को काउंटर करने के लिए। तो जैसे ही फैमाइंस आएंगे तो लोगों को ये भी पता चलेगा कि ये राजा अफेक्टिव भी है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग स्टेट को सपोर्ट करने उसने क्या बोला कि राजा को क्या है, ट्रेड में भी, ठीक है, किंग मोनार्क को ट्रेड, एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको भी क्या है सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, प्रोस्पेरिटी नहीं होगी, आपने पीस और स्टेबिलिटी तो एस्टेब्लिश कर दिया, नाउ योर पर्पस इज प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल, बिकॉज
जितनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी राइज करेगी, ट्रेड बढ़ेगा, प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर बढ़ेगी, तो लोग तो खुश होंगे ही, तो राजा का सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ स्टेट की ट्रेजरी भी बढ़ेगी, तो स्टेट और ज़्यादा पावरफुल होगी, राइट। ठीक है, तो राजा को क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी चाहिए, ठीक है, लोगों के लिए। जब ऐसा होगा, जब ये सारी चीजें होंगी, तो आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड अ सुटेबल प्रिंस, दिस इज कॉल्ड अ गुड प्रिंस, और इसको क्या बोलता है, दिस इज गुड स्टेट। तो पॉलिटिकल मॉडर्निटी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा मैकियावेली का, एक तो एब्सोल्यूट मोनार्क के बारे में बात करता है, राइट। दूसरा वो बात करता है आपका his method was realistic in nature, not driven by idealism, ठीक है। his method was scientific and empirical in nature because what he observed as a diplomat, those features is incorporated in his theories, ठीक है। और उस थ्योरी को बुला के उसने बोला कि ऐसे करके एक क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टेट की फाउंडेशन ले डाउन की जाएगी, ठीक है। सो ही वॉज ड्रिवन बाय रीजन एज वेल, ठीक है। वो कोई आम एक चेयर में बैठ के कोई आइडियाज नहीं दे रहा है कि स्प्रिंग अप कर रहे हैं, ठीक है, फिलोसॉफिकल नहीं है उसके आइडियाज, फिलोसॉफिकल नहीं है उसके आइडियाज, रियल है उसके आइडियाज, प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक है, ठीक। और वो ये बोलता है, वो स्ट्रॉन्ग स्टेट क्यों बोलता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग स्टेट नेशनल इंटरेस्ट में है। स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी तो नेशनल इंटरेस्ट एम्पलीफाई होगा, राइट। वीक स्टेट होगी तो कोई भी उसको डिस्प्लेस कर सकता है, इनस्टेबिलिटी आ सकती है, केओस आ सकता है, एनार्की आ सकती है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग स्टेट मैनेज भी इसलिए करे, इसलिए उसने बोला कि ह्यूमन नेचर इज इगोइस्टिक, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो स्टेट है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, राजा भी क्लेवर होना चाहिए, राइट। और टेरर का भी यूज जस्टिफाई है ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, इगोइस्टिक लोगों को, राइट। तो उसने बोला कि अगर नेशनल इंटरेस्ट सेटिस्फाई होगा तो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। सी नाउ वी विल स्टडी अबाउट अनदर important political thinker who goes by the name Thomas Hobbes. सी थॉमस हॉब्स, जेम्स लॉक और जॉन जैक्स रूसो, इन तीनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी, राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम ये जानने की कोशिश करते हैं, और इन तीनों जो फिलोसोफर्स हैं, ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, इनके आइडियाज़ के बीच में क्या डिफरेंस, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थॉब्स क्या बोलते हैं। सी थॉब्स, सॉरी, आपके जो थॉमस हॉब्स हैं, थॉमस हॉब्स, ठीक है, थॉमस हॉब्स वाज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर, राइट, ठीक है, ही वाज ब्रिटिश, इंग्लिश, और ही वाज राइटिंग इन 16th सेंचुरी, 16th-17th सेंचुरी, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 16th सेंचुरी देयर वाज अ सिविल वॉर विच वाज गोइंग ऑन इन इंग्लैंड, ठीक है। तो दो फैक्शंस में जो वहाँ के जो पॉलिटिकल जो पावर है वो दो फैक्शंस में डिवाइडेड थी, ठीक है। एक फैक्शन था वो सपोर्ट कर रहा था मोनार्की को, उसको बोलते हैं मोनार्किस्ट, एंड द अनदर फैक्शन वाज सपोर्टिंग पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स का जो अपनी थियरी है, पॉलिटिकल आइडियाज है, उसके थ्रू इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स का पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या था, सिविल वॉर थी, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वायलेंस बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, ठीक है, सिविल वॉर चल रही थी दो फैक्शंस के बीच में। तो इस टाइम्स पे थॉमस हॉब्स लिख रहे हैं, और ये उनके जो वर्क्स हैं, पॉलिटिकल वर्क्स हैं, उसमें शो करता है यार, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स ने जो इम्पोर्टेंट वर्क था, जो उन्होंने बुक लिखी, उस बुक को बोला जाता है लेवियाथन,
ठीक है। लेवियाथन क्या है? इट्स अ लैटिन वर्ड और इसका मतलब है सी मॉन्स्टर। सी मॉन्स्टर, इसका क्या मतलब, इसका क्या सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। पहले एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम जस्टिफाई करेंगे इसने अपनी बुक का नाम लेवियाथन क्यों रखा। तो हम पढ़ रहे थे कि जिस टाइप का ह्यूमन नेचर है वो डिसाइड करता है कि उस जो ह्यूमन नेचर है, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी में वो जो ह्यूमन रहेगा, उसका क्या है, स्टेट किस तरीके की वहां से क्या होगी, स्टेट का किस टाइप का फॉर्मेशन होना चाहिए। उस ह्यूमन नेचर जो है उस टाइप के इंडिविजुअल्स को गवर्न करने के लिए, पॉलिटिकली उसके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए किस टाइप का स्टेट होगा। ठीक है। तो जो थॉमस हॉब्स बोलते हैं वो डिपिक्ट करते हैं ह्यूमन नेचर को और सब्सिक्वेंटली सॉल्यूशन देते हैं कि ये ऐसा ह्यूमन नेचर है तो इसके पॉलिटिकल अफेयर्स, ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेट है वो उसी को मैनेज करना चाहिए। तो बेसिक प्रिजम्पशंस और अजम्पशंस क्या है, वो कैसे कंसेप्ट, उनका कंसेप्शन क्या है ह्यूमन नेचर का। सी थॉमस हॉब्स बोलते हैं ह्यूमन नेचर, तो थॉमस हॉब्स ही मैकियावेली की तरह बोलते हैं कि ह्यूमंस आर सेल्फिश, इगोइस्टिक, ठीक है, ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट। राइट। तो उसमें क्या है, ये तीन थिंकर्स है, तीनों स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात करेंगे। सो ही टॉक्स अबाउट मैन लिविंग इन अ स्टेट ऑफ नेचर। सो व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर? स्टेट ऑफ नेचर क्या है? इट इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, इट इज ए इमेजिनरी कंसेप्ट, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर मतलब आप जो ह्यूमन है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ नेचर में बिल्कुल रॉ फॉर्म में रहेगा। राइट। वो क्या है, ह्यूमन जो है स्टेट ऑफ नेचर में, फॉर एग्जांपल आप इसको इसकी एनालॉजी आप ये देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, व्हेन मैन वाज लिविंग इन अ स्टोन एज, ठीक है, ठीक है, रफली उससे आप ये कोरिलेट कर सकते हो। ये जो है थिंकर्स एक ऐसी इनविसाज करते हैं ऐसी स्टेट का जहां पे स्टेट नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेट नहीं आई है, सिविल सोसाइटी नहीं आई है, कल्चर नहीं आया है, तो मैन वाज लिविंग इन अ स्टेट ऑफ नेचर। तो ये जो स्टेट ऑफ नेचर में जो बेसिक ह्यूमन नेचर क्या है, ये बोलता है स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन का नेचर वो है, इट इज सेल्फिश, इगोइस्टिक, ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ही इज सेल्फ सेंटर्ड। राइट। तो ये बोलता है कि सिंस मैन इज सेल्फिश, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ही वांट टू इंक्रीज और ऑगमेंट हिज ओन इंटरेस्ट इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। ठीक। तो ये जो जितने भी इंडिविजुअल्स है स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है, दे ऑल दीज इंडिविजुअल्स विल बी ड्रिवन बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट होगा आपस में क्या है, सारे के सारे इंटरेस्ट क्या आ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट में। राइट। एवरी पर्सन विल बी लुकिंग टू मैक्सिमाइज हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। तो ऐसा होगा कि हर एक इंडिविजुअल अपने ही बारे में सोच रहा है, अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट को ऑगमेंट करने की कोशिश कर रहा है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो ये जो है सबके सब सेल्फ इंटरेस्ट आपस में क्या आ जाएंगे, कंफ्लिक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। देयर विल बी कंफ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन अमंग द मैन इन अ स्टेट ऑफ नेचर टू ऑगमेंट और इंक्रीज हिज सेल्फ इंटरेस्ट। राइट। तो ये जो होगा कंफ्लिक्ट होगा, इससे क्या होगा, इट विल लीड टू, तो स्टेट ऑफ नेचर वो बोलता है स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये जो कंफ्लिक्ट होगा, बट ये कंफ्लिक्ट क्या करेगा, इट विल लीड टू वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ठीक है। तो जब ह्यूमन बिहेवियर रेगुलेटेड नहीं है, हियर ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट रेगुलेटेड, यहां पे क्या है, ह्यूमन को एब्सोल्यूट फ्रीडम है टू परस्यू हिज ओन इंटरेस्ट। राइट। एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी, नो रिस्ट्रिक्शंस व्हाटसोएवर, नो रिस्ट्रिक्शंस इन अ स्टेट ऑफ नेचर। तो सिंस देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन एंड मैन बाय नेचर इज सेल्फिश, तो इट विल लीड टू कंफ्लिक्ट। राइट।
और वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल. तो ही सेज द स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर इन विच देयर इज एनार्की. ठीक है, chaos, conflict, right, disorder, there is no order, there is no regulation of human behavior, there are no restrictions whatsoever. तो इससे क्या होगा कि since there is conflict और competition, right, तो इससे क्या होगा, see, इससे ये बोलता है कि यहां पे जो जंगल राज होगा, ठीक है, लॉलेस स्टेट, नो पॉलिटिकल स्टेट, नो सिविल सोसाइटी, नो कल्चर, नो सिविलाइजेशन, तो यहां पे क्या होगा, कंफ्लिक्ट और कंपटीशन की वजह से ओनली रूल इज माइट इज राइट. ठीक है, जो जिसके पास जितनी पावर है, पावर इज हेयर मैस्कुलिन इन नेचर, पावर इज हेयर इन द रॉ फॉर्म, राइट. जैसे जंगल में जो होता है, एनिमल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें बोलते हैं ना शेर जंगल का राजा है, बिकॉज ही इज द मोस्ट पावरफुल, राइट. तो सिमिलरली हेयर द ओनली रूल इज माइट इज राइट. और जो जितना माइटी होगा, जितना पावरफुल होगा, वो ही उतनी प्रोपोर्शन में अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ऑगमेंट कर सकता है, राइट. ठीक है, तो वो अपनी क्या है, डिजायर्स को फुलफिल करने की कोशिश करेगा, वांट्स एंड डिजायर्स. और सिंस देयर इज नो सिविलाइजेशन, देयर इज नो कल्चर टू रेगुलेट हिज बिहेवियर, और देयर इज नो स्टेट टू काइंड ऑफ पुट अ लिड ऑन द वांट्स एंड डिजायर्स एंड विशेस ऑफ मैन. तो इसमें क्या होगा, सी, वो दूसरों को किल भी कर सकता है अपनी वांट्स को फुलफिल करने में, या फॉर एग्जाम्पल उसका सेक्सुअल एपेटाइट होगा, तो उसकी जो विशेस है उसको फुलफिल करने के लिए क्या है, इवन रेप्स भी हो सकते हैं, राइट. सो दैट इज इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट केओस, एनार्की, कंफ्लिक्ट, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन. ठीक है, तो ये क्या बोलता है, सिंस मैन का सबसे प्राइमल सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, सर्वाइवल. ठीक है, सबसे प्राइमल सेल्फ इंटरेस्ट है कि मैन सर्वाइव करना चाहता है. ही सेज इवन द माइटिएस्ट, आप ये देखोगे, इवन द माइटिएस्ट कैन बी किल्ड इन हिज स्लीप. ठीक है, तो एब्सोल्यूट पावर तो किसी के पास भी नहीं है. ठीक है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसको भी सोते हुए मारा जा सकता है. सिमिलरली कोई एक बंदा एक टाइम पे पावरफुल है, ठीक है, पर्सन इज पावरफुल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा जो पर्सन है वो इमर्ज हो जाए पावरफुल ज्यादा, राइट, उसको रिप्लेस कर दे, उसको किल कर दे. ठीक है, तो सिंस दिस स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वार and there is complete anarchy, there is no security of life, there is conflict is endemic and pervasive in this state of nature. So man क्या है, since he is also driven by self interest and the most basic self interest is that of survival. तो जितने के जितने जो लोग होते हैं, they in order to negate this or nullify this state of nature, they come together, these people they come together because they want basic survival, right, they want right to life. Since no one is secure, even the mightiest of the person could be killed in his sleep, or even the mightiest of the person could be replaced by another person at some point of time, so no one is secure, right. So all these people they come together, ठीक है, they form a pact, ठीक है, they form a covenant, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट डेवलप होता है. ठीक है, इसको वो बोलता है कि दिस एग्रीमेंट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट. राइट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, इससे क्या होगा
कि स्टेट इज क्रिएटेड राइट। तो ये सारे के सारे लोग आते हैं और दे सीड, दीज पीपल सीड ऑल देयर राइट्स, ठीक है, ऑल देयर राइट्स टू वन सिंगल अथॉरिटी, वन सिंगल ऑल पावरफुल एब्सोल्यूट अथॉरिटी। ठीक है, सारे के सारे जो अपने राइट्स हैं वो इस सिंगल अथॉरिटी में क्या है, दे सीड राइट, इसको डेलीगेट कर देते हैं, इसको सारी पावर दे देते हैं इस अथॉरिटी को, और इसको बोलते हैं स्टेट। और स्टेट का मेन पर्पस क्या होगा, सी इसमें सारे राइट सीड किए हैं एक्सेप्ट राइट टू लाइफ, एक्सेप्ट राइट टू लाइफ राइट। सो द बेसिक पर्पस ऑफ स्टेट is to ensure security, ठीक है, लाइफ, टू सेव लाइफ, और इसके लिए क्या होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर राइट, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो स्टेट को सारी पावर दे दी गई है, तो हाँ इससे क्या है, एक सिंगल ऑल पावरफुल एब्सोल्यूट स्टेट बनती है, और ये जो स्टेट है इसका कंप्लीट कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ मैन। वाई कंप्लीट कंट्रोल, वाई एब्सोल्यूट और वाई टोटल कंट्रोल, ठीक है, एब्सोल्यूट, कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल की बात क्यों कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि मैन ही सेल्फिश और इगोइस्टिक है, ही इज ड्रिवन बाय कन्फ्लिक्ट। तो इस टाइप का जो मैन है उसका ह्यूमन नेचर ऐसा है, तो उसको मैनेज करने के लिए जो स्टेट है ना वो भी एब्सोल्युटली पावरफुल होनी चाहिए, ठीक है। वही स्टेट ऐसी जो सोसाइटी है विच इज, जिसका बेसिक नेचर ह्यूमंस का ऐसा है, वही स्टेट इस टाइप के ह्यूमंस को मैनेज कर सकती है, ऐसे पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर सकती है राइट। तो इस स्टेट को ही बोला गया, सिंस दिस स्टेट इज ऑल पावरफुल, इसको बोला गया लेवियाथन, ठीक है। लेवियाथन क्यों बोला गया, क्योंकि लेवियाथन इसने बोला कि लेवियाथन इज अ लैटिन टर्म फॉर सी मॉन्स्टर, एक काइंड ऑफ सी मॉन्स्टर है, ठीक है। इट इज ए मिथिकल फिगर राइट। ये जो मॉन्स्टर है, सी यही मॉन्स्टर है जो ह्यूमन मॉन्स्टर को, ह्यूमन जो मॉन्स्टर है उसको कंट्रोल कर सकता है राइट, इसलिए इसका नाम दिया गया लेवियाथन। तो इट इज एन ऑल पावरफुल मॉन्स्ट्रस स्टेट, लाइक जैसे हम बात करते हैं ना बिग ब्रदर स्टेट, विच मॉनिटर्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, विच टोटली कंट्रोल्स, एब्सोल्युटली कंट्रोल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैंस लाइफ, ठीक है। तो ये टोटलिटेरियन स्टेट को भी हम बोल सकते हैं कि उसने टोटलिटेरियन या फिर मोनार्किस को सपोर्ट किया। यहां पे क्या, किसको सपोर्ट कर रहा है, मोनार्की को, एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट कर रहा है, एब्सोल्यूट मोनार्की ही, ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की है जिसको कंपेयर किया लेवियाथन सी मॉन्स्टर से, यही ह्यूमन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, इसका थियरी का राइट, ही इज टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट मोनार्की, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। सी पॉलिटिकल थॉट का भी इवोल्यूशन हुआ है। ये जो थियरी थी ये अपने टाइम के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी थियरी थी। ऐसा क्यों है हम अभी देखते हैं। वाई दिस थियरी इज रिवोल्यूशनरी इन नेचर। सी पॉलिटिकल थॉट क्या है, होप्स कुछ बोलेगा उस पर फर्दर डेवलप करेगा लोग, उसको फर्दर रिफाइन और रिफॉर्म करेगा लोग, उसमें फर्दर आइडियाज डालेगा लोग, फिर लोग को फर्दर कैरी आउट करेगा रूसो राइट। तो न्यू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज विल बी इमर्जिंग इन एन इवोल्यूशनरी मैनर राइट, ठीक है। तो इसकी थ्योरी रिवोल्यूशनरी कैसे हुई, सी आपको एक एग्जांपल देता हूं, सीरिया और लीबिया। सीरिया को सिविल वार सीरिया में है राइट, कोई स्टेबिलिटी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं है, वेरियस पावर फैक्शंस है, दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर्स एंड दीज फैक्शंस आर सपोर्टेड बाय वेरियस इंटरनेशनल पावर्स राइट।
Assad is supported by Russia and the opposing factions were supported by US, Saudi Arabia and its allies. ठीक है, तो देयर वाज कंप्लीट केओस, कंप्लीट इंस्टेबिलिटी। तो उससे पहले क्या है, स्टेबिलिटी थी सीरिया में। सीरिया वाज कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव, देयर इज सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। सो इवन दो असद वाज रूलिंग विद एन आयरन हैंड, बट देयर वाज स्टिल सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। द मोमेंट स्टेट वाज वीकेंड, सीरिया की क्या कंडीशन हो गई है, कंप्लीटली लॉलेस स्टेट है। तो सिमिलर यही एनालॉजी है यहाँ पे, सिमिलर एनालॉजी है। लिबिया, ठीक है, जब तक कद्दाफी था इट वाज आल्सो एन इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव स्टेट, ठीक है, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी थी। नो मैटर हाउ ऑटोक्रेटिक कद्दाफी वाज, ठीक है, डजंट मैटर हाउ ऑटोक्रेटिक कद्दाफी वाज, बट ही वाज एक्चुअली मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे ही गद्दाफी को डिस्प्लेस किया गया, लिबिया में सिविल वॉर हो गई, अब वहां पे भी कंप्लीट डिसऑर्डर, कंप्लीट केओस, कंप्लीट एनार्की है। तो वो जिस टाइप ऑफ स्टेट है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं स्टेट ऑफ नेचर से। तो स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर वेयर देयर इज एन एब्सेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्टेट जहां पे एब्सेंट रहेगी दैट इज अ स्टेट ऑफ वॉर। देयर इज नो स्टेट, नो सिविलाइजेशन, नो एक्ट, नो कल्चर टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट द सेल्फिश नेचर ऑफ मैन, राइट। दिल्ली राइट्स हुए, दिल्ली राइट्स हुए तो उसमें एक प्राइम रीजन ये बोला जाता है कि जो स्टेट है, स्टेट बिकेम इनएक्टिव, ठीक। पुलिस वाज नॉट दैट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग दोज राइट्स। So since police was ineffective in controlling those rights, since the state did not play a strong hand, ठीक है, तो क्या हो गया, एनार्की हो गई उस टाइम पे, ठीक है, कंप्लीट लॉलेसनेस, पीपल वर मर्डरिंग ईच अदर, ठीक है, पीपल वर कमिंग आउट इन द स्ट्रीट्स विद स्वॉर्ड्स एंड लाठीज एंड स्टोन्स, मर्डरिंग ईच अदर ब्रूटली। तो यही वो बोलता है कि अगर आप स्टेट को हटा दोगे ना तो मैन का ओरिजिनल नेचर शो हो जाएगा, दैट इज अ स्टेट ऑफ वॉर, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी डार्क नाइट, डार्क नाइट में जोकर सोशल एक्सपेरिमेंट करता है, राइट। जोकर क्या बोलता है ड्यूरिंग द एंड ऑफ द मूवी, राइट, एंडिंग फेज में जब मूवी थी तो वो क्या है, दो बोट्स, एक बोट्स में प्रिजनर्स होते हैं और एक बोट में होते हैं आपके नॉर्मल मैन, राइट। तो दोनों बोट्स में क्या है, एक एक डेटोनेटर दे देता है। एक बोट में जो ऐसा डेटोनेटर देगा जो दूसरी बोट को ब्लॉक कर देगा और वाइस वर्सा। तो वो भी ये जानने की कोशिश कर रहा था, जोकर सेड इफ मैन इज लेफ्ट टू हिमसेल्फ विदाउट सिविलाइजेशन और विदाउट द मास्क ऑफ कल्चर, तो रियल फेस ऑफ मैन विल शो अप एंड दैट इज एन एनार्किक, ब्रूटल, कन्फ्लिक्टिंग और सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ इंटरेस्टेड मैन, नो कंसर्न फॉर अदर्स। तो इसी को काउंटर करने के लिए लेवियाथन जैसा सी मॉन्स्टर चाहिए, मॉन्स्टर ह्यूमन जैसे मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए, और ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए, राइट। तो हम ये देखते हैं ये रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट कैसे हुआ। वेरी सिंपल फैक्ट कि हमने पहले भी पढ़ा कि यहां पे दी जाती थी डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट, ठीक है। यहां पे जो नोशन प्रेवलेंट था ड्यूरिंग दोज टाइम्स, द डोमिनेंट थियरी दैट वाज प्रेवलेंट वाज दैट द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ठीक है, किंग इज द शैडो ऑफ गॉड और किंग इज द चाइल्ड ऑफ गॉड। तो गॉड्स रूल इज बीइंग प्रोपगेटेड, प्रोपाउंडेड एंड एस्टेब्लिश्ड ऑन अर्थ बाय द किंग, ठीक है। तो जो आम आदमी है वो किंग को क्वेश्चन नहीं कर सकता है, वो किंग के खिलाफ प्रोटेस्ट और रिवोल्ट नहीं कर सकता है, राइट, बिकॉज रिवोल्टिंग अगेंस्ट द किंग विल बी लाइक रिवोल्टिंग अगेंस्ट गॉड, ठीक है। खाली गॉड ही किंग को जज कर सकता है, नो वन एल्स, राइट, ठीक है। इसका जस्टिफाई किसने किया था डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट को? एक आदर था पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे रॉबर्ट फिल्मर इस टाइम के, उन्होंने बुक लिखी पैट्रियार्का। पैट्रियार्का वर्ड आया है पैट्रियार्की से, रॉबर्ट फिल्मर्स बुक पैट्रियार्का।
तो रॉबर्ट फिल्मर बोलता है कि जैसे फैमिली में जो पैट्रियार्क होता है वो फैमिली के मेंबर्स को टास्क एलोकेट करता है, राइट, पूरी फैमिली को कंट्रोल करके रखता है, सारे के सारे मेन डिसीजंस फैमिली के पैट्रियार्क लेता है, और वो ये जो डिसीजंस लेता है, ये डिसीजंस लेता है इन फेवर ऑफ द फैमिली, फॉर वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली, ठीक। So everyone has to abide by his command without ever questioning him, without ever questioning the patriarch. So similarly, in his book Patriarchia, he said that the entire earth is one family. ठीक है, और इस अर्थ पे रूल करने के लिए जो किंग है, किंग जो भेजा गया है, he is the patriarch of the earth. Since entire earth is one family and the king is the patriarch of the earth because he is the representative of God, so he can't be questioned. ठीक है, किंग्स रूल, गॉड्स रूल सेटअप कर रहा है किंग, सो ही कांट बी क्वेश्चन. दिस वाज द डोमिनेंट एंड प्रिवेलेंट थियरी ऑफ द टाइम एंड थॉमस हॉब्स रिजेक्टेड दिस थियरी दैट किंग इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव गॉड, एंड इट वाज द रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट गिवन बाय थॉमस हॉब्स बाय रिजेक्टिंग दिस डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट. और इसीलिए हम बोलते हैं बैलेंस इंक्लूड किया. ऑल्दो ही सपोर्टेड मोनार्की, but he said that the monarch is not the representative god, rather the state is created by people itself. State is created by people itself who entered into social contract, because this man is selfish, he is not only driven by survival, plus he is also he is driven by survival and self preservation. So this was the basic concept of Hobbes. अब इसको फर्दर डेवलप करेंगे जॉन लॉक. नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट जॉन लॉक.